गुड आफ्टरनून, नमस्कार। इंटर मिनिस्टीरियल ब्रीफिंग में उपस्थित सभी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और भारत सरकार के सीनियर ऑफिसर्स का मैं स्वागत करती हूं। वेस्ट एशिया में हो रहे घटनाक्रम के बारे में मीडिया को सरकार के प्रयासों के बारे में रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है। इसी क्रम में अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ से अनुरोध करूंगी कि वे एनर्जी सिक्योरिटी और फ्यूल अवेलेबिलिटी के बारे में मीडिया को जानकारी दें। नमस्कार। आज की अपडेट में सारी रिफाइनरीज आर ऑपरेटिंग एट हाईएस्ट कैपेसिटी विद एडिक्वेट क्रूड इन्वेंट्री। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन लगभग है और सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा हम अभी तक सभी कंज्यूमर्स से अपील करते आए हैं कि जहां पर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं वहां हो। इस संबंध में राज्य सरकारों से भी रिक्वेस्ट की गई है, उन्हें भी पत्र लिखे गए हैं। 18 तारीख के एक पत्र में एडिशनल 10% एलपीजी एलोकेशन की बात भी की गई है अगर स्टेट सीजीडी नेटवर्क के एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। इस एक रिक्वेस्ट भी आई है। टॉप 15 जीएस के अंदर लगभग 13,700 से भी ज़्यादा कनेक्शंस दिए गए हैं और लगभग 7,500 कंज्यूमर्स एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से almost 93% of the booking is online. डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी में लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने एलोकेशन ऑर्डर इशू किए हैं और पिछले एक हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स को दी गई है और सभी स्टेट्स के पास सप्लाईज उपलब्ध है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स को इस एलोकेशन का लगभग 50% मिला है। कैरोसिन का जो एडिशनल एलोकेशन किया गया है उसमें भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। बाकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से एलोकेशन ऑर्डर जारी करने की रिक्वेस्ट की गई है। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में कंट्रोल रूम सेटअप हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ भी सेटअप हुई हैं। बाकी सभी स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से जहां पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज़ और कंट्रोल रूम सेटअप नहीं हुए हैं, उसको सेटअप करने एक्शन इज़ गोइंग ऑन। एंड yesterday more than 4,500 रेड्स वर कंडक्टेड ऑल ओवर द कंट्री। लगभग 4,500 रेड कंडक्ट हुई हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 रेड हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरलम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी रेड कंडक्ट हुई हैं। राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट है कि मॉनिटरिंग सिस्टम को और एनफोर्समेंट सिस्टम को और स्टेप अप किया जाए। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की टीम ने भी लगभग 1800 जगह पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट की है। एलपीजी के संबंध में फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु सप्लाईज नॉर्मल लेवल पर मेंटेन्ड है। अफवाहों पर विश्वास न करें और अपने सिलेंडर की डोर डिलीवरी का इंतज़ार करें। सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर ध्यान दें, उनको अपनाएं और एलपीजी और अन्य ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग करें। धन्यवाद। अब मैं श्री राजेश कुमार सिन्हा, स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज
से अनुरोध करूंगी कि वे मैरीटाइम सिक्योरिटी और शिपिंग ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दें। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री घटना की रिपोर्ट नहीं है। हमारे सारे 22 जहाज और 611 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं जो पर्शियन गल्फ रीजन में है, और डीजी शिपिंग उनकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा है। पिछले 24 घंटों में एक जो हमारी 24/7 हेल्पलाइन है, कम्युनिकेशन सेंटर है और कंट्रोल रूम है, उसमें करीब 125 कॉल और 200 से ज़्यादा ईमेल प्राप्त हुए जिनका जवाब दिया गया। और पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविक को रिपैट्रिएट करके साइन ऑफ के बाद भारत वापस लाया गया अपने मिशन के सहयोग से। किसी पोर्ट में कोई कंजेशन नहीं है, ये मैंने कल भी बताया था। लेटेस्ट रिपोर्ट भी यही है, किसी भी पोर्ट में कंजेशन की स्थिति नहीं है, चाहे वो मेजर पोर्ट हो या अदर देन मेजर पोर्ट। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड से भी मेरा आज सुबह संवाद हुआ है और लगभग सभी ने, जितने लोग थे सभी ने, जो बड़े स्टेट हैं जिनकी बड़ी पोर्ट्स हैं, कहीं कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। मैंने कार्गो की आवाजाही और कार्गो संचालन की निगरानी में आपको पहले ही बताया था कि JNPA नवा शेवा पोर्ट, VO चिदम्बरनाथ पोर्ट तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंद्रा और दीनदयाल पोर्ट कांडला ने जो कदम उठाए हैं उसके विषय में आपको अवगत कराया था। आज मैं आपको न्यू मैंगलोर पोर्ट के विषय में बता रहा हूँ। न्यू मैंगलोर पोर्ट ने सर्कुलर इशू करके जो भी कार्गो रिलेटेड चार्ज हैं फॉर क्रूड एंड LPG, उनके वेवर के लिए सर्कुलर जारी किया है, जो कि 14 मार्च से 31 मार्च तक वैलिड है। वेवर ऑफ ग्राउंड एंड रीफर चार्जेस, जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स के चार्जेस होते हैं, हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रैंडेड एक्सपोर्ट कंटेनर्स। और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा करीब 3500 स्क्वायर मीटर का एडिशनल कवर्ड शेड और करीब 76,000 स्क्वायर मीटर का ओपन यार्ड एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए ईयरमार्क किया है। Ministry of Port Shipping Waterways continues to closely monitor the shipping movements, port operations, safety of Indian seafarers, and continuity of maritime trade in view of the evolving situation in the West Asia. Thank you. थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स से एक पर्सपेक्टिव से जानकारी दें। Thank you, ma'am. I would like to update you with the developments that have happened since we last met here. Prime Minister has spoken to 5 world leaders yesterday. He spoke to leaders of Oman, Malaysia, France, Jordan, and Qatar. In these conversations, Prime Minister put forth India's position on the ongoing conflict in West Asia. He highlighted the need to prioritize dialogue and diplomacy for de-escalation and the subsequent restoration of peace and stability. Prime Minister strongly condemned attacks on energy infrastructure. Prime Minister and the various leaders reiterated their support for safe and free navigation through the Strait of Hormuz. Prime Minister spoke with the Sultan of Oman and conveyed advanced Eid greetings to him and to the people of Oman. Prime Minister reiterated India's condemnation of the violation of Oman's sovereignty and territorial integrity and appreciated Oman's efforts in facilitating the safe return of Indian nationals. Prime Minister, thereafter, he also spoke to the Prime Minister of Malaysia, Mr. Anwar Ibrahim, and conveyed warm greetings on the occasion of the upcoming festival of Hari Raya Eid al-Fitr. Both leaders discussed the ongoing situation in West Asia and expressed their deep concerns at the developments there. Prime Minister also had a conversation with the President of France, His Excellency Emmanuel Macron. Both leaders discussed the situation in West Asia. They agreed to continue close
coordination to advance peace and stability in the region and beyond. Prime Minister also had a conversation with His Majesty King Abdullah II of Jordan. He had also earlier spoken to King Abdullah and conveyed Eid greetings. Both leaders discussed the evolving situation in West Asia. They also strongly condemned attacks on energy infrastructure, noting the risk of avoidable escalation. Both sides reaffirmed the support for unhindered transit of goods and energy, and Prime Minister expressed deep appreciation for Jordan's efforts in facilitating the safe return of Indians stranded in the region. As you know, several Indians who were stranded in Israel during the war, during this conflict, have been exiting to Jordan and from there coming home. Prime Minister spoke with His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Amir of Qatar, and conveyed warm greetings, Eid greetings to him and the people of Qatar. Prime Minister reiterated that India stands in solidarity with Qatar and strongly condemned the attacks on region's energy infrastructure. Prime Minister expressed gratitude for the care and support extended by the Emir of Qatar to the Indian community, and both sides reaffirmed their strong support for safe and free navigation through the Strait of Hormuz. ईरान के रास्ते, जैसे कि पहले बताया था मैंने, कि बहुत सारे भारतीय नागरिक जो ईरान में हैं, अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते देश लौट रहे हैं। उसमें कल जो अंक मैंने बताया था उसमें वृद्धि हुई है। अब 913 भारतीय नागरिक आर्मीनिया, ईरान से आर्मीनिया और अजरबैजान में एम्बेसी की मदद से वो सीमा पार कर चुके हैं और कई लोग इसमें से वापस आ भी चुके हैं। पहले जैसे कि मैंने बताया था कि 284 तीर्थयात्री वहाँ पर फंसे हुए थे, वो सभी 284 तीर्थयात्री अब भारत वापस आ गए। जहाँ तक MEA कंट्रोल रूम का सवाल है, कल कुल मिला के 10 टेलीफोन कॉल और 6 ईमेल इस कंट्रोल में प्राप्त हुआ। ये सारी ज़्यादातर जो ये टेलीफोन कॉल्स थे वो जो हमारे भारतीय नागरिक जहाज़ों पे, मर्चेंट शिप्स पे जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके बारे में थी। दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू शेयर विद यू। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम आर महाजन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे वेस्ट एशिया से संबंधित डेवलपमेंट्स पे आपको जानकारी दें। Thank you, ma'am. Good afternoon. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and the West Asia region. The focus of our efforts has been to ensure the safety, security, and welfare of the large Indian community in the region. The Ministry's dedicated special control room continues to operate to assist and support Indian nationals and their families. We have a robust mechanism to coordinate efforts and share information with the state governments and union territories. Our missions and posts across the region are working continuously to support our community and remain in regular touch with the large number of Indian associations and organizations spread across the region. They also remain in close contact with the local governments. The 24/7 helplines continue to function and advisories are being issued regularly to keep our citizens informed. We continue to proactively assist seafarers, students, stranded Indian nationals, and short-term visitors for visas, consular services, and logistical support where required. An update on the status of flights. Overall, the flight situation continues to improve with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 300,000 passengers have returned from the region to India. From UAE, airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations. Today again, around 90 flights are expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate 10 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait airspace remains closed. Jazeera Airways of Kuwait is expected to commence special non-scheduled commercial flights to various destinations in India from the Al Qaisuma International Airport in Saudi Arabia, with the first flight today to Kochi. This will facilitate the travel of Indian nationals from Kuwait to India. Bahrain airspace remains closed. Gulf Air of Bahrain continues to operate special
non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to India. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we are also facilitating travel of Indian nationals via Saudi Arabia. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. We are also facilitating travel of Indian nationals from Israel via Jordan to India. Late yesterday night, we received information regarding the tragic demise of an Indian national during an attack in Riyadh on 18th March. We express our deepest condolences to the family of the deceased. Our mission in Riyadh is in touch with the family and is coordinating closely with the local authorities for the early return of mortal remains to India. 6 Indian nationals have unfortunately lost their lives and 1 is missing in various incidents. Our missions in Saudi Arabia, Oman, Iraq and UAE are in regular touch with the concerned authorities regarding the missing Indian national and for the early repatriation of mortal remains of the deceased Indian nationals to India. From Iraq, 15 Indian crew members of MT Safe Sea Vishnu who were safely rescued had left Iraq yesterday and are expected to return from Saudi Arabia to India today. 24 rescued Indian seafarers, including 16 who were on board MV MKD Vyom and 8 on board MT Skylight, have earlier arrived in India from Oman. Thank you. Thank you. Now we will take questions from the media. 238, supplementary. Sapna Das from CNBC TV 18. 2 questions. So basically, we are seeing some bit of the pass-through already unfolding in terms of the high national crude oil prices. So one, of course, the premium variety of petrol, that price has gone up marginally or to an extent. Also some of the industrial varieties by the OMCs. So of course, the normal retail petrol and diesel prices remain unchanged. But is it fair to expect that some kind of pass-through is also likely on the normal fuel, given the trend in terms of the premium variety? That's one. Second, also, the jet fuel prices globally are up for known reasons. So is it likely that this is going to be passed on to the air passengers? If yes, to what extent? Or there could be some partial absorption and partial passage on. Of course, April 1, the prices are expected to change. So some bit of perspective on this, man, would be greatly appreciated. Thank you very much. 26. Hi, I have a couple of questions for Sujata ma'am. One, the US Treasury Secretary Scott Bessent yesterday said that like the waiver on Russian oil that the Americans had issued, they are thinking to issue a similar waiver for Iranian oil. Considering India used to import large quantities of Iranian oil pre-2019, is it something that the Indian refiners, particularly the public sector OMCs, would be keen on if that waiver comes through? And the second question is regarding Qatar Energy. They've said that a sizable capacity of theirs has been hit in the attacks on Ras Laffan, which is going to keep about 17% of their capacity offline for a few years, which would take about 3 to 5 years to be repaired. And they've also said that this could affect certain long-term gas agreements, considering we have an 8.5 million ton per annum agreement with Qatar Energy. Has there been any sort of communication from them or anything that you can share on that contract? 266. At the petrol pumps right now, IOCL and HPCL have increased by premium category prices by 2.5 rupees. Is there an order, or this is just a corporate call the OMCs are taking from here onwards? And can we also see a price hike in diesel or
normal petrol prices. 39. First row. 39. एलपीजी के आपने प्रोडक्शन फिगर दिया कि 40% इंक्रीज हो गया, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं कि वो कितने मैट्रिक टन है। अगर वो बता पाए तो कितना मैट्रिक टन अभी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। सेकेंडली, अभी 21 दिन हो गए हैं और जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि ये वार अभी लंबा खींचने वाला है, तो कोई एक हमारा अल्टरनेटिव प्लान या फिर कोई लॉन्ग टर्म प्लान हमने इसके लिए तैयार किया है। और तीसरा कि कमर्शियल की सप्लाई कब तक हम दे सकते हैं कि वापस 100 पे पहुँचे। 54. Ma'am, Saptaparna Ghosh from The Hindu. Just to add to Suhas's question, since we have been diversifying our sources and we're expecting a long-term impact to our LPG supplies from Qatar, so would our diversification avenues be able to compensate for the demand there? Right. Thank you. 4. Is there any move to use currencies other than dollars for our oil trade with Middle East, and also how are we, in what currency are we settling our Russian oil trade presently? 46. Hello everyone, this is Harsh Trivedi from Republic TV. My question to Rajesh sir is, sir, as of today, are there any carriers or ships that are stranded in east of Hormuz, and if yes, is there any problem there with regards to the movement of these ships? Because if that is the case, why is Indian Navy not providing them escort? Also, ma'am, since you have mentioned that India's domestic oil production, LPG production has increased by 40%, will there be a position where we can come up to a position where we are at least at a sustainable position to at least cater to our domestic LPG supplies? 22. पेट्रोलियम मंत्रालय से हमारा सवाल है, सुजाता मैम से। हालांकि सवाल हो गया लेकिन हिंदी में मैं कर रहा हूँ उसे, कि एलपीजी एलएनजी की जो किल्लत है सप्लाई में, कतर से जो आता है या मिडिल ईस्ट से आता है, दूसरे जो लोग एवेन्यूज हैं हम कहाँ से मंगवाने पे विचार कर रहे हैं, कहाँ से रैंप अप कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाले वक्त में आपूर्ति हो। रणधीर सर से एक दूसरा सवाल है। रणधीर सर, ब्रिक्स को लेकर हम लोग सहमति अब तक नहीं बना पाए हैं, क्या ईरान और यूएई की वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों का स्टैंड पूरी तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट है। और कल यूएई की राज्य मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भारत में थी, उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात भी किया, क्या बातचीत इस मुलाकात में हुई? 45. मैम, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल है कि जो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई है, खासतौर से आपने अभी बताया सब स्टेट्स में जो है कमेटी बनी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, लेकिन जो अर्बन एरिया और सब अर्बन एरिया है, कुछ में तो अभी हालात ठीक हो गए, कुछ राज्यों में कुछ जगह अभी भी किल्लत आ रही है। तो क्या आइडेंटिफाई किया है कि किन किन एरियाज में या किन किन स्टेट में ज़्यादा डिमांड है, वहाँ आप ज़्यादा सप्लाई कर सकें? क्योंकि जैसे मैंने बताया, दिल्ली एनसीआर के इलाके में अभी भी बहुत सारी जगह से लंबी लंबी क्यू है, इस तरह की स्थिति आ रही है। दूसरा सवाल मेरा विदेश मंत्रालय से रणधीर जी से। मेरा सवाल यह है कि आपने अभी जानकारी दी रणधीर जी की कल प्राइम मिनिस्टर ने 5 देशों के जो है नेताओं से बात की है। क्या इजराइल और यूएस के नेताओं के साथ भी भारत इनिशिएट कर रहा है इस तरह की कोई बातचीत? क्योंकि जो टेंशन है, बड़ी पूरे हालात में इन दोनों देशों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या भारत इनिशिएट कर रहा है इस तरह की कोई बात? थैंक यू मैडम। So I will start with the last question first. जहाँ तक सप्लाईज, डोमेस्टिक सप्लाईज की बात है, मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि स्थिति चिंताजनक है, हम उस पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई में कोई कटौती नहीं है। डोमेस्टिक सप्लाई एज यूजुअल चल रही है, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हैव शेयर्ड द डाटा regarding the number of refills or cylinders delivered previous day. Commercial cylinders की delivery में और supply में there is an issue, और इसीलिए domestic supply को strengthen करने के लिए commercial supplies में कटौती की गई है। हर state को कितना जा रहा है ये depend करता है कि उनकी कितनी requirement है, उसको फिर rationalize कर उनको सप्लाई दी जा रही है। और मैंने आपके साथ फिगर्स भी शेयर किया, लगभग 11,000 टन
कमर्शियल LPGs डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अपलिफ्ट की है कंज्यूमर्स ने. रिगार्डिंग supplies of LPG and the production, there is an increase in the production, and this increase in the production is a combined effort of upstream companies like ONGC, GAIL, Oil India, and the refineries. The refineries of public sector, private sector, and JV. So all these refineries have contributed to the increase, and अभी हमारी स्थिति सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है. वी स्टिल रिक्वायर सर्टेन इम्पोर्ट्स, और इसी स्थिति को मैनेज करने के लिए ये सारा रैशनलाइजेशन किया गया है ताकि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को लंबे समय तक विदाउट एनी इंटरप्शन सप्लाईज को इंश्योर किया जा सके. डाइवर्सिफिकेशन, yes, all the efforts are on. We have already done in case of crude. In case of LPG also the efforts are on. In case of LNG, already we have a big, basket from where the products are taken. As on today, these are all commercial, decisions of the company. I cannot share that, from whom it is taken. LPG के अंदर दिक्कत यही है कि हमारा एक बहुत बड़ा import का quantity was coming from Middle East. कल भी मैंने आपको कहा कि लगभग 47% सिर्फ कतर से ही आ रहा था. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट करती हैं हमें, और सब डाइवर्सिफिकेशन के सभी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं. पेट्रोल के प्राइस में जो आप इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ है. सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज़ है, एंड दैट इज़ हार्डली 2, 3 or 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल विच इज़ सोल्ड एवरी डे. तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज़ किया गया है. ईरान से लेंगे या नहीं लेंगे, दैट इज़ फॉर पेट्रोल और डीजल का प्राइस हैज़ बीन डीरेगुलेटेड. इट हैज़ बीन डिसाइडेड, इट इज़ डिसाइडेड बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. आई सेड अब से नहीं, 2010 से पेट्रोल और 2014 पेट्रोल और डीजल के प्राइस डीरेगुलेटेड है. उसको सरकार रेगुलेट नहीं करती है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए पेट्रोल और डीजल का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है. यस मैम, यू वर सेइंग सर. जेट फ्यूल ऑल्सो इज डीरेगुलेटेड. We will come back to you on that. If waived is a hypothetical question and it is difficult for me to answer. कतर की कैपेसिटी हिट हुई है, इससे हम भी हिट होंगे, ये मैं कल भी आपको बताई थी, and still the situation is the same. I don't have information right now. Maybe later, if we have, we will share. Thank you. तो नीरज, आपका सवाल ब्रिक्स को लेके था. मैंने पहले ही बताया आपको कि देखिए ब्रिक्स जो है वो आम सहमति बना के काम करती है, कंसेंसस के जरिए काम करती है. पश्चिम एशिया में जो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें कई एक ब्रिक्स के सदस्यगण उसमें उससे संबंधित है. तो हम सभी देशों के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पे. दूसरा सवाल आपका था, जो यूएई की राज्य मंत्री कल यहाँ आई थी, उनके साथ विदेश मंत्री की बातचीत हुई. जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़ा समुदाय है, भारतीय समुदाय, उसके बारे में बातचीत हुई, किस प्रकार से वो लोग उनका देखरेख कर रहे हैं, और उनके लिए हम लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया.
साथ ही साथ जो अभी जो गतिविधि चल रही है पश्चिम एशिया में, उस पर बातचीत हुई। ब्रह्म प्रकाश जी, जैसा कि मैंने बताया, कल हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया के 5 बड़े नेताओं से बातचीत हुई, जिसका मैंने विवरण अभी बताया। उसके अलावे पहले उनकी बातचीत इसराइल के प्रधानमंत्री से हुई और अलग अलग स्तर पर हम लोग कई एक देशों के साथ इस मुद्दे पर, पश्चिम एशिया के में जो संघर्ष चल रहा है, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत चल रही है। ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कल मैंने इसकी जानकारी दी थी। 2 इंडियन फ्लैग वेसल हैं, दोनों कंटेनर वेसल हैं और कोई इशू रिपोर्टेड नहीं है ईस्ट ऑफ हॉर्मुज से, ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। और वो 2 वेसल के नाम मैं आज भी दोबारा बता देता हूँ। CMA CGM की विक्टोरिया, ये सोहार ओमान में है, वहाँ पे से इसको JNPA आना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। और दूसरी वेसल है SSL गोदावरी, ये ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और इसका जो डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट पोर्ट है, वो खोरफक्कन है। वो इंडिया नहीं आ रही है, उधर ही रहेगी। थैंक यू। 184। सर, मेरा नाम अनुवेश रात, मैं जी बिजनेस से हूँ। मेरा पहला सवाल राजेश सर से है। सर, ये पहले कहा जा रहा था कि रशिया से लगभग 7 शिप जो चाइना की तरफ जा रही थी, जिससे आपने कल भी कहा था कि 1 शिप इंडिया की तरफ आ रही है, बाकी 6 का क्या स्टेटस है? और एक सवाल वहाँ पे पूछा गया था कि जो करेंसी एक्सचेंज है क्रूड ऑयल को लेकर के, वो किस मतलब करेंसी में किया जा रहा है? ये 2 सवाल। मैंने कल एक जानकारी बता करके आपको बताई थी, मुझको इन 7 वेसल आपने बताया, उसके विषय में जानकारी नहीं है और ये करेंसी का विषय मेरे पास नहीं है। 187। सर, आज हमने पहली बार देखा कि आपने वेस्ट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कुछ नहीं बताया, तो क्या थोड़ा बता पाएंगे जो 22 शिप्स से उतने हैं वहीं पे? एंड देयर वर सम रिपोर्ट्स ऑफ जग वसंत एंड पाइन गैस मेकिंग लिटिल बिट मूवमेंट। इज देयर एनी अपडेट? 22 मेरा सवाल रणधीर जायसवाल जी से है। मैं अखिलेश सुमन हूँ, DD न्यूज़ से। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लगातार बाधित हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल बात की है, और उसके अलावा 5 और देशों का स्टेटमेंट आया है, जॉइंट स्टेटमेंट। तो उन लोगों ने कहा है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए। तो क्या कोई ऐसी संयुक्त रणनीति में भारत शामिल हो रहा है जो उस इलाके में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करे? 42। मैं ऋषिकेश कुमार जी 24 से हूँ। सुजाता मैम से सवाल है। मैम, अभी 1 सप्ताह पहले हमने गैस सिलेंडर तो ले लिया है, लेकिन क्या ये श्योर रहे हमारे जैसे अंत्योदय में जो आने वाले लोग हैं कि अगला 25 दिन अगर ऐसे युद्ध चला तो फिर दूसरा सिलेंडर मिल पाएगा हमको? और वैकल्पिक जो आप कह रहे हैं कि स्रोत में, तो जो इंडक्शन चूल्हा है वो 2000 का चूल्हा 4500 में मिल रहा है, जो छोटे छोटे कस्बाई लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं, तो वैकल्पिक में उनके पास क्या रास्ता है जब वो भी शॉर्टेज हो जाएगा तो? और ये कब तक स्कार्सिटी अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो सरकार कितना उसके लिए कैपेबल, तैयारी के साथ है? 47। Good afternoon, ma'am. I'm Parvinder Sandhu from UNI. My question to Sujata ma'am is, since a lot of raids are being conducted at various places, how many LPG distributors have been booked? And also, is there any plan to, cancel or suspend their licenses? And second question is, ma'am, with this crisis, nearing no end, what is the contingency plan of the government? 249. One more question, ma'am, from Sinha, sir. So you said that 25 ships were brought back after a sign-off. Can you please elaborate on that, sir? Next question. I'm Prakash Vedashi from ET Now. You said we have sufficient stock of crude oil, but the crude oil prices in the international market have gone beyond beyond $117 per barrel. And the way situation is unfolding, what would be our tolerance level in terms of prices? Also, Minister had stated a few days ago that
even if crude oil prices increase, prices reach $125 to $130 per barrel, retail prices will not be increased. So your clarification. 16 and 11. This. Ma'am, Atul Mathur from the Times of India. If we could know the average daily sales of petrol and diesel, average sales daily, and what percentage of it is the premium fuels. And secondly, a lot of people, especially the migrant population, buy small cylinders of 5 kg per weight. Has the government strengthened the sale of those cylinders? What efforts have been made in that direction? 11. Hello ma'am, this is Rishi Kala from the Business Line. My question is for Ms. Sharma. Ma'am, yesterday late night Oil Ministry issued an order where under the CBG-CGD synchronization scheme, CBG will be missed in the gas pipeline network. What savings of natural gas can be achieved from that? One, and are there any more such initiatives in the pipeline where CBG or ethanol can be used to compensate for LPG or gas? 229, and this is the last question. 229. Thank you for letting me ask a question. I'm Dvesh Mishra from Economic Times newspaper. Mr. Sinha, has there been any discussion regarding these 2 container ships and of providing a naval escort for them? And if the escort will be provided till where will that escort go? Will it cross the strait and then ensure they reach the destination, or has there been any discussion on this particular aspect? फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा कि स्केर्सिटी कब तक रहेगी, क्या प्रिपरेशन है। देखिए, बार बार हम यही कह रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को हम एलपीजी सिलेंडर ना दे पाएँ, और डोमेस्टिक सिलेंडर की डिलीवरी इंश्योर करने के लिए ही जितना रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत थी वो किया गया। इसके अलावा कंटिजेंसी प्लान यही है कि हमारी रिफाइनरीज़ के अंदर एलपीजी का प्रोडक्शन स्टेप अप किया गया है, और कार्गोज़ जहाँ से भी हमको प्राप्त हो सकते हैं वो सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो ये दैट्स व्हाट इज़ माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। रेट्स के बारे में आई हैव शेयर्ड द फिगर, द फिगर विच इज़ the rates by both the oil marketing companies, the states, and the joint teams of the state government and the oil marketing company. Wherever the malpractice has been observed, the actions have been initiated. So we will come back to you with the numbers also. क्रूड का क्या प्राइस है, रिटेल का प्राइस इंक्रीज होगा नहीं होगा, इसके बारे में आई विल लाइक टू से that our priority is to make the energy available to the consumers in the country, and till now we have not increased the price. FTL migrant workers के बारे में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत सारे migrant workers को भी कनेक्शन दिया गया है और उनको सेल स्टॉप नहीं की गई है। That's what I can say about this, and ग्रे मार्केट के अंदर वी कैनॉट अलाउ द सेल, इसीलिए डीएसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। सीबीजी ब्लेंडिंग इज़ नॉट द न्यू थिंग, इट इज़ हैपनिंग एंड देयर इज़ अ पॉलिसी ऑन दिस। जैसे पेट्रोल में ब्लेंडिंग है उसी तरह सीबीजी की भी ब्लेंडिंग है सीएनजी के अंदर। दीज आर ऑल द इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स हैविंग बेटर एनर्जी सिक्योरिटी। फिगर्स वी विल शेयर विथ यू। Thank you. I will get back to you. I don't have the answer to this right now. मैंने अपने इनिशियल रिमार्क में बताया था 22 वेसल हैं जो पर्शियन गल्फ में है, वेस्ट ऑफ स्टेट, उसमें 611 भारतीय नाविक हैं, सभी वही हैं, सभी सेफ हैं। कंटिन्यूएशन में जो
जो 2 कंटेनर वेसल का इंफॉर्मेशन पूछा था, वो मैंने नाम बताए, वो ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वो नॉर्मल कोर्स में मूव करेंगे, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसमें और कोई फैक्ट्स इसके साथ अटैच्ड नहीं है, ईस्ट में है वो। जो मैंने दोनों नाम लिए ईस्ट में है, एक लोडिंग करके JNPA आएगा, दूसरा वहाँ लोडिंग करके खोरपक्कन जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है, कुछ रिपोर्टेड नहीं है। तीसरा एक पॉइंट था, जो 25 मैंने साइन ऑफ बताया था, दो नॉट शिप्स, दो आर एक्चुअली सी फेयरर्स। वो साइन ऑफ करते हैं व्हेन देयर ड्यूटी इज ओवर, सो दे साइन ऑफ एंड दे गेट डाउन एट द पोर्ट। और नॉर्मली इट इज ऑलवेज अब्रॉड, जो वॉयज जहाँ खत्म हुई वहाँ पे उनको साइन ऑफ करके उतरना पड़ता है। इट कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डिपेंड्स ऑन दी व्हाट इंगेजमेंट दे हैव विद द शिपिंग लाइन। फिर वहाँ से उनको इंडिया वापस आने के लिए जो भी व्यवस्था होती है उससे आते हैं। इस विशेष परिस्थिति में हमको ये रिपैट्रिएशन अरेंज करना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ आवर मिशंस। अखिलेश जी, आपका सवाल हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य के बारे में। देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य हो या दुनिया की कोई और जल मार्ग हो, हम लोग की ये पक्ष, हमारा ये पक्ष रहा है, भारत का पक्ष रहा है कि सुरक्षित और आज़ाद नेविगेशन या आवाजाही हमारे जहाज़ों का, उसके हम लोग पक्ष में हैं। इस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कई नेताओं से बातचीत हुई, जिसके बारे में मैंने विवरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले। और इस मुद्दे पर हम लोग की बातचीत चल रही है, क्योंकि हमारे लिए अहम है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए अहम है। हमारे तो वहाँ 22 जहाज़ है और उस क्षेत्र से, फारस के खाड़ी से दुनिया का बहुत सारा ईंधन का आपूर्ति होता है। तो हमारे लिए और दुनिया के लिए बहुत अहम है। इस कारण से आपने देखा होगा कि हम लोग इस पर विशेष जोर दे रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की कई एक नेताओं से इस बात पर बातचीत भी हुई है, और इस पर हम बातचीत कर